फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत समेत पड़ोसी देशों से रिश्ते में संतुलन और एशिया में सार्क जैसे गुट को ताकतवर करने पर जोर दिया है। बांग्लादेश चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली बीएनपी के मुखिया तारिक रहमान ने कहा कि उनकी सरकार किसी एक देश पर केंद्रित पॉलिसी नहीं अपनाएगी। भारत, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका से रिश्ते में संतुलन पर बीएनपी नेता ने कहा कि उन्होंने हमारी पॉलिसी सभी देशों के लिए एक समान होगी। तारिक रहमान ने कहा कि हम सभी से दोस्ताना संबंध बनाने पर काम करेंगे। तारिक रहमान की जीत के बाद बांग्लादेश के भारत से रिश्ते पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। पारंपरिक रूप से बीएनपी का रुख पाकिस्तान के लिए नरम और भारत के लिए कड़ा रहा है। हालांकि तारिक के दोनों देशों से रिश्ते में संतुलन रखने की बात कह रहे हैं। इनके साथ सुधारने और खासतौर से बीआरआई में शामिल होने का संकेत तारिक रहमान ने दिया है। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे क्या इससे बांग्लादेश के अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है। चीन के बीआरआई बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से अगर हमारे देश की इकनॉमी में सुधार होता तो हम इसका हिस्सा बनने पर सोचेंगे। बीएनपी चीफ तारिक रहमान ने अपनी पार्टी की चुनावी जीत को डेमोक्रेसी की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि चीज़ें आगे कानूनी हिसाब से चलें। शेख हसीना को भारत से वापस लाने के मुद्दे पर तारिक रहमान ने कहा कि यह कानूनी तरीके पर निर्भर करता है। उन्होंने इसे दिल्ली के साथ उठाने का संकेत दिया है। तारिक रहमान ने शनिवार को कहा कि हम यह पक्का करने के लिए काम करेंगे कि देश में फिर से तनाशाही ना आ सके। अगर सरकार विपक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काम करेंगे तो देश में डेमोक्रेसी जरूर एक इंटरनेशनल रूप ले लेगी। इससे हमें एक सुरक्षित भविष्य वाले मजबूत लोकतांत्रिक देश में बदलेंगे। बांग्लादेश में 12 फरवरी को 299 सदस्यीय सीटों के लिए चुनाव हुआ है। इसमें बीएनपी की अगुवाई वाले अलायंस को 212 और जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन को 77 सीटें मिली हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। हसीना का 15 साल का शासन अगस्त 2024 में हिंसक प्रदर्शनों के चलते खत्म हो गया था। बात करें बांग्लादेश नेशनल पार्टी की। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के चेयरमैन और भावी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने भारत को लेकर सख्त बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि भारत समेत दक्षिण एशिया में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, जो पूरे क्षेत्र की चुनौती है। पाकिस्तान की ओर से हालिया महीनों में लगातार भारत में कथित कट्टरता बढ़ने पर बयान दिए गए। अब इसी तरह की बातें हुमायूं कबीर की ओर से कही गई है। कबीर ने भारत के अलावा पाकिस्तान में भी कट्टरता बढ़ने की बात कही है। हुमायूं कबीर ने शनिवार को भारत के साथ संतुलित रिश्ते रखने की बात कही है। उन्हें साउथ एशिया में रेडिकलाइजेशन और भारत में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी पर चिंता जताई है। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में बीएनपी की बड़ी जीत के बाद पीटीआई से बात करते हुए कबीर ने यह बात कही है। हुमायूं कबीर ने कहा कि दक्षिण एशिया में कट्टरता एक बड़ी दिक्कत है। हम इंडिया में हिंदू कट्टरता और धुर दक्षिणपंथी असहिष्णुता बढ़ते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट के बारे में सुनते हैं। बांग्लादेश में यह उस लेवल पर नहीं है, लेकिन कुछ समस्या जरूर है। इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। भारत के साथ संबंधों पर कबीर ने कहा कि दोनों सरकारों को अपना रवैया बदलना चाहिए। यह दोनों देशों की सरकारों का काम है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी भारत की है। भारत को समझना होगा कि बांग्लादेश के लोगों ने शेख हसीना को खारिज किया है और बीएनपी को शानदार जीत दी है। भारत को शेख हसीना को शरण देने पर सोचना होगा। कबीर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश पड़ोसी हैं, उनको सहयोग करना चाहिए। इसमें शेख हसीना का भारत में होना बड़ी अड़चन है, जिनको बांग्लादेश की अदालत फांसी की सजा सुना चुकी है। हालांकि कबीर ने तारिक रहमान की पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत को अच्छा कहा है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने सहयोग के बारे में बात की है। आइए बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने अपने करीब 50 साल पुराने लड़ाकू विमानों मिराज 3 और मिराज 5 में बेड़े में इटली के बने ग्रेवो ई सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अरे आईसा रडार को इंटीग्रेट करने का प्लान बनाया है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। पाकिस्तान की कोशिश मिराज विमानों को अपग्रेड करना है और उसमें नई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना है। पाकिस्तान की कोशिश नए रडार सिस्टम के साथ भारतीय राफेल लड़ाकू विमानों का मुकाबला करना है, जिसके पास अत्याधुनिक स्पेक्ट्रल रडार सिस्टम है। खासकर भारत ने जब से फ्रांस से 114 राफेल को खरीदने का फैसला किया, उसके बाद से ही पाकिस्तान में खूब बेचैनी देखी जा रही है। पाकिस्तान चूंकि पैसों की किल्लत से जूझ रहा है, उसके लिए नए फाइटर जेट खरीदने में निवेश करना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए उसने पुराने विमान को अपग्रेड करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जिस इतालवी रडार ग्रेफो ई ऐसा को मिराज के साथ इंटीग्रेट करने की योजना पर काम कर रहा है, उसकी रेंज 157 किलोमीटर के आसपास है। ये एक साथ 24 हवाई लक्ष्यों पर नजर रख सकता है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का दावा है घनत्व वाले युद्ध के दौरान ये रडार काफ़ी असरदार साबित हो सकते हैं। पाकिस्तानी मिराज कर पाएगा राफेल का मुकाबला। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान जिन मिराज विमानों को अपग्रेड कर रहा है, वो अब करीब करीब 40 से 50 साल पुराने हो चुके हैं। नया रडार लगाने से उनकी आंखें भले ही तेज हो सकती है, लेकिन उनकी उड़ने की क्षमता और आधुनिक मिसाइलों को झेलने की शक्ति राफेल या सुखोई जैसी नहीं हो सकती। इसके अलावा राफेल में स्पेक्ट्रा सिस्टम में दुनिया का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है। इसे बनाया ही दुश्मन विमानों के रडार को जाम करने के लिए गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मिराज लड़ाकू विमानों में जो नया रडार लगाया जाएगा, वो शायद राफेल विमान को देख ही नहीं पाए। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया ने कहा कि चूंकि भारत अब करीब 40 अरब डॉलर की लागत से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीद रहा है, इसलिए पाकिस्तान
के ऊपर भी अपने विमानों को अपग्रेड करने और वायुसेना को आधुनिक करने की जरूरत है। इसके अलावा पाकिस्तान BVR मिसाइलों की संख्या बढ़ाने के लिए भी काम कर रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत भारी संख्या में राफेल खरीद रहा है। वो पहले से ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाना अब मजबूरी हो गया है। ये बात करें चीन की एक अंदरूनी सैन्य रिपोर्ट से पता चला कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी स्टेल्थ ड्रोन और हाई टेक्नोलॉजी हथियारों का इस्तेमाल करके एडवांस हवाई युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन का मकसद इस तरह के हवाई युद्ध की तैयारी है जिस पर पूरी तरह से उसका ही वर्चस्व हो। रिपोर्ट में बताया गया कि भविष्य में हवाई युद्ध का तरीका कैसे बदलेगा। पिछले साल सितंबर में लिबरेशन आर्मी न्यूज़ में प्रकाशित रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र किया गया है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का मुखपत्र है। इसका ट्रांसलेशन अमेरिकी एयरफोर्स थिंक टैंक चाइना एयरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने किया है। चीन में ओरिजिनल रिपोर्ट चाई शान ने लिखी थी, जो एक डिफेंस एनालिस्ट और मिलिट्री लेखक हैं, जो वो पहले से ही पीपल लिबरेशन आर्मी वायुसेना की एयर पावर कंट्रोल के बारे में लिखते आ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हवाई युद्ध का भविष्य का तरीका आखिरकार और जरूरी तौर पर बुद्धिमत्ता आधारित हवाई युद्ध होगा। चीन कर रहा भविष्य के युद्ध के जरिए इस रिपोर्ट में कहा गया कि लड़ाकू हथियार इक्विप्ड इंटेलिजेंट बिना क्रू वाले कॉम्बैट सिस्टम के साथ सिस्टम क्लस्टर बनाएंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट सिस्टम के कंट्रोल में स्वतंत्र खुद ब खुद परिस्थिति को अपनाने वाला और सेल्फ कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि PLA के लिए भविष्य की हवाई लड़ाई बिना क्रू वाले हथियार प्लेटफॉर्म, ऑटोनोमस हथियार प्लेटफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशन और स्वाम युद्ध की तरफ बढ़ेगी। इस दौरान हवाई लड़ाई में ड्रोन फॉर्मेशन के साथ क्रू वाले एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होगा, जिन्हें सेंसर से मदद मिलेगी और इंसानों वाले फाइटर जेट के हथियारों को बेहतर बनाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की सेनाएं पहले से ही स्टेल्थ युद्ध, हाइपरसोनिक युद्ध और विजुअल रेंज के आगे के हमलों के बारे में तैयारी कर रही है। लंबी दूरी की हवा से लॉन्च होने वाली स्टेल्थ मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें ले जाने वाले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एक एयरस्पेस सिस्टम ऑफ सिस्टम नेटवर्क के अंदर ऑपरेशनल होंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि PLA के नए एयर वारफेयर का मौजूदा डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ और खतरनाक है। इसके तहत दुश्मनों के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करना, दुश्मन के चकमा देने के लिए स्मार्ट रहते हुए भी बेवकूफ़ बनने का नाटक करना शामिल है। ऐसे ड्रोन विकसित कर रहा है जो मानव चालित जेट जैसे J-20 के साथ उड़ेंगे और पायलट के इशारे पर हमला करेंगे। इसके अलावा बीजिंग ऐसे लड़ाकू विमानों पर काम कर रहा है जो रडार के लिए पूरी तरह अदृश्य होंगे और जिनमें लेज़र हथियारों का इस्तेमाल संभव होगा। चीन का लक्ष्य हवा, अंतरिक्ष, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध को एक साथ जोड़ना है ताकि दुश्मन का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह ठप किया जा सके। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.